वेलकम टू सेटल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप स्टार न्यूज़कास्टर बनना चाहते हैं और सैटेलाइट की दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो साउथ एशिया ग्लोबल टीवी आपको ये मौका फ्राहम करता है। आप अपनी कोई भी 2 मिनट की वीडियो कोई भी न्यूज़ पढ़ते हुए बनाइए और हमें भेज दीजिए। उसके बाद फिर हम आपकी सिलेक्शन करेंगे और आपको ये मौका फ्राहम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब हम बात करते हैं, अगर हम इमिग्रेशन या माइग्रेशन की बात करें तो उसके लिए बहुत से मदारिज हैं या ये कह लें कि बहुत से तरीक़े हैं जिसको बरोए कार ला कर तो हमारे नौजवान, हमारे लोग पाकिस्तान से या दीगर जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ से इमिग्रेट करके, माइग्रेट करके अपने पसंदीदा कंट्रीज़ में चले जाते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा कंट्री जो बहुत सालों से इमिग्रेंट्स को वेलकम कहता है, और ना सिर्फ इमिग्रेंट्स को बल्कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, स्टूडेंट और जो स्किल्ड माइग्रेंट हैं और दीगर बहुत से ऐसे लोग जो वहाँ पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाके लीगली बसना चाहते हैं, उनको खुशामदीद कहता है। उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। आज हमारे साथ सैयद अज़ीम अली मौजूद हैं। सैयद अज़ीम अली साहब बहुत अरसे से करियर काउंसलिंग के शोबे से इनका ताल्लुक़ है और बहुत से स्टूडेंट्स को, एक ख़ासी बड़ी तादाद है उन स्टूडेंट्स की जिनको ये हेल्प कर चुके हैं, उनकी काउंसलिंग कर चुके हैं और उनको ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में भिजवाने में उनकी जो हेल्प है हर तरह की, जिनमें एडमिशन भी आ जाता है, जिनमें वीज़ा की प्रोसेसिंग, ये सब काम बहुत अच्छे तरीके से ये कर रहे हैं। और आज हमारे मेहमान हैं और हम बात करेंगे आज सैयद अली अज़ीम साहब से कि वो एक तो हमें इसके बारे में बताएं। और सबसे पहले सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। थोड़ा सा पहले बताइए कि ये ऑस्ट्रेलिया जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, वो क्या करें कि उनको वहाँ जाने में ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और वो आराम से, क्योंकि आप तो हर पाकिस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारा स्टूडेंट है, यंगस्टर है, वो जाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली एक ऐसा मुल्क है जो रकबे के एतबार से बहुत बड़ा है और शायद वहाँ पर बड़ी गुंजाइश है अभी, जिस तरह कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूके चूँकि एक थोड़ा सा छोटा मुल्क है। तो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट हैं वो किन किन तरीके से वहाँ पर जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, उनकी क्या क्या फ़ीसें हैं। इनमें जो पहला क्वेश्चन है वो हम ये कर लेते हैं कि वहाँ पर किन एग्ज़ाम के जो तालीमी इदारे या इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मौजूद हैं, उनकी क्या एग्ज़ाम है, वो उसके बारे में आप अभी। और उससे पहले आप थोड़ा सा अपना भी बता दीजिए, आपका अपना, कि आपकी माशाल्लाह बहुत सी, मैं देखा आपकी बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपने की हुई हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे इनवाइट किया आज के दिन। और मैं 2006 से इस फील्ड में हूँ और हमारी क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो ICF एक इदारा है, ब्रिटिश काउंसिल है और इसी तरह नफासा है और एजुकेशन न्यूजीलैंड है, जिनसे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और कुछ सर्टिफिकेशन होती हैं वो हम करते हैं। तो फिर ग्रेजुअली ये एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आज हम इस स्टेज पर हैं कि हम लोगों से कोई गाइडेंस जब मांगता है कि ऑस्ट्रेलिया के हवाले से या यूके के हवाले से, यूएसए से, तो ये हमारे फिंगर टिप्स पर हैं। तो अपनी कोशिश करते हैं हम लोग के स्टूडेंट को बड़ी करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि उसके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपने पूछा कि स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के 2 से 3 जो उनसे हैं बड़े फेमस जो उनके इनविटेशंस हैं, उसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट वीज़ा है जी। तो ये एक बहुत आसान वे है, आप फैमिली के साथ भी माइग्रेट हो सकते हैं, और स्टूडेंट अगर सिंगल है तो फर्दर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट स्टडी कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा स्किल्ड कैटेगरी है और हाईली स्किल्ड कैटेगरीज है। तो इसमें जो स्टूडेंट है वो इसलिए इजी है कि स्टूडेंट पाकिस्तान से आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन और देयर बैचलर, आफ्टर देयर बैचलर्स ही कैन मूव फॉर फर्दर एजुकेशन फॉर बैचलर और मास्टर एजुकेशन के लिए। तो उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो 2 कैटेगरीज हैं, उसमें है वोकेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन जी। तो वोकेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों जो सिस्टम है वो एक क्राइकोस जो उनका सिस्टम है, दोनों उससे एफिलेटेड होते हैं। यानी कि आपको किसी भी स्टेज पे ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन में आपको कहीं पे फ्रॉड नहीं मिलता। तो वो बड़े उनके चेक एंड बैलेंस हैं, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसको ऑथराइज़ करते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को इनवाइट कर सकता है, उनको स्पॉन्सर कर सकता है। तो जो वोकेशनल एजुकेशन है इसके अंदर आपके पास जो स्किल्ड कैटेगरीज के प्रोग्राम होते हैं, उसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग और नर्सिंग, डेंटिस्ट, ये वाले शॉर्ट प्रोग्राम मिल जाते हैं जो 1 से 2 साल के डिप्लोमे पे मुश्तमिल होते हैं। और जो हायर एजुकेशन है इसमें आपको बैचलर और मास्टर प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन में अगर आपके पास एजुकेशन में कुछ मार्क्स कम हैं और आप समझते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते हैं, तो आप वोकेशनल एजुकेशन से आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो ग्रेजुअली फिर आप उसके अपने जो क्रेडिट आ रहा है वो यूनिवर्सिटी में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 90% जो ऑस्ट्रेलियन वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके पास यूनिवर्सिटीज़ के पाथवेज प्रोग्राम होते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है कि अपनी डिग्री जो सी है फाइनली आप यूनिवर्सिटी से वो आप ले सकते हैं। तो एक वोकेशनल एजुकेशन का आपके पास ये भी एज होता है कि आप जैसे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आइल्स जो सा है वो 6.5 बैंड होना चाहिए, और आपके पास जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन है उसके जो मार्क्स हैं उनको वो 70% चाहिए। तो ये अगर आपके पास फ़र्ज़ करें स्टूडेंट के पास अगर 60% मार्क्स हैं, ये 50% मार्क्स हैं और आइल्स भी उसका 6.5 नहीं आता, तो वो वोकेशनल एजुकेशन में जा सकता है और वहाँ से वो प्रोग्रेस कर सकता है यूनिवर्सिटी पाथवे प्रोग्राम में। तो ये एक इजी वे होता है। और दूसरा हायर एजुकेशन में अगर आपके पास 60-70% मार्क्स आपकी एजुकेशन में हैं और आइल्स आपके पास 6.5 बैंड हैं और आप उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में पूरी कर देते हैं, तो आप ईजीली आप ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हमने देखा है कि इसमें जो अगर हम काइंड्स की बात करें तो 3 तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वहाँ पर, एक तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक जो टैफ और एक जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इनमें तीनों में कोई फ़र्क पड़ता है? आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है स्टूडेंट ने पे करनी होती है, तो उसमें जो ट्यूशन फ़ीस है वो कहीं पर कम ज़्यादा भी होती है या सब में एक ही तरह की होती है? नहीं, इसमें बहुत फ़र्क होता है। जो प्राइवेट एजुकेशन है तो डेफिनेटली उन्होंने स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना होता है, तो वो उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी प्रोग्राम होते हैं और ट्यूशन में काफ़ी अट्रैक्शन रखते हैं, वो उसमें वेव ऑफ दे देते हैं। जो टैफ है ये प्रॉपर पब्लिक इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं, इनकी फ़ीसें भी कम होती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की फ़ीसें जो सी हैं वो ज़्यादा होती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूट्स भी हैं। जो इंस्टीट्यूट हैं वो प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनके बैचलर और मास्टर्स की जो ट्यूशन फ़ीस हैं वो काफ़ी कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनिवर्सिटी में आप मास्टर करने जा रहे हैं और उसकी फ़ीस 1 साल के प्रोग्राम की अगर 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो वही फ़ीस आपको एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में $15,000 में मिल जाते हैं, सेम प्रोग्राम। और दूसरा ये कि क्राइकोस उनका सेम है, तो डिग्री की वैल्यू ऐसे जो सा कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है वो डेफिनेटली पूरी दुनिया में रिकग्नाइज होती है, तो स्टूडेंट उसको प्रेफरेंस देते हैं।
वो यूनिवर्सिटी को ज़्यादा यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देते हैं, और उससे फ़र्क पड़ता है आपके वीज़े के ऊपर भी। अच्छा। देखें, वीज़ा ऑफिसर भी ये देखता है कि स्टूडेंट ने कितनी रिसर्च की और किस इंस्टीट्यूट को उसने सेलेक्ट किया। अगर इंस्टीट्यूट प्राइवेट है तो डेफिनेटली वो उसको भी वो लाइक करते हैं, लेकिन प्राइवेट और जो पब्लिक है उसमें कितना डिफरेंस था कि उसने प्राइवेट को चूज़ किया। बिल्कुल। उसकी फ़ीस में कितना डिफरेंस था, उस प्रोग्राम में कितना डिफरेंस था। अगर प्रोग्राम सेम है और फीस में आपको रिलैक्सेशन मिल रही है तो फिर तो वो आपकी समझ आती है। लेकिन अगर प्रोग्राम आप अपनी एजुकेशन से हट के जा रहे हैं और फीस भी आपने मतलब वो आपका जो है वो अगर वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका वो है ही नहीं प्रोग्राम, जैसे है ही नहीं। फॉर एग्जांपल जिसने LLB किया है वो आगे वो लॉ की बजाय वो मैनेजमेंट में चला जाता है, तो वो एडमिशन तो मिल जाता है लेकिन उसके वीज़े पे इफेक्ट पड़ता है। अजीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अजीम साहब, हम बात कर रहे थे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी जो फ़ीस है इसके बारे में, और ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा जो इशू हमारे स्टूडेंट्स को आता है वो फाइनेंसेस का ही है। तो इसके बारे में ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि ये जो फाइनेंसेस हैं इनको हमने किस तरह से मैनेज करना है जब अपने एडमिशन लेना है और अपनी फ़ीस को कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसका जो फाइनेंशियल असेसमेंट का तरीका है ये थोड़ा सा डिफरेंट है जी। आप यूके में अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि वो 28 डेज़ की स्टेटमेंट मांगते हैं कि आपको 28 डेज से आपका बैलेंस मेंटेन हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि आपके पास बैलेंस है, आप अपने अकाउंट में डलवाएं और हमें उसका प्रूफ प्रोवाइड करें कि आपके पास ये पेमेंट कहाँ से आई। मतलब आपने किसी से बोरो नहीं करने, आपकी अपनी ज़ाती अमाउंट होनी चाहिए। आइदर आपने कोई चीज़ अपनी सेल आउट की है या आपके अपने पास अपने बिजनेस की सेविंग है तो वो आपने शो करवाने हैं। अब वो शो करवाने आप अपने फादर के बैंक अकाउंट में भी शो करवा सकते हैं, मदर के बैंक अकाउंट में भी शो करवा सकते हैं, और अपने भी स्टूडेंट अपने भी अकाउंट में शो करवा सकते हैं। अपने चाचे के अपने मामू के अकाउंट में करवा दे तो वो नहीं। ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सर एक्सेप्ट नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। ब्लड रिलेशन में उनके फादर मदर और आप खुद आप अपने आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब वो जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश होना चाहिए। वो जो भी उनके पास कोई है, अब तो हमारे पास FRC होता है जी, बिल्कुल, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होता है, वो दिखाना है कि जी हमारे अपने जी ठीक हो गया। तो इसमें जो सा है ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी रिसेंटली पॉलिसीज़ अपनी चेंज की हैं, इसमें जो आपका लिविंग एक्सपेंस है उसको भी उसने बहुत ज़्यादा हिट किया जी। पहले आप लिविंग एक्सपेंस शो करवाते थे $17,000 पर ईयर में, अब आपको वही लिविंग एक्सपेंस शो करवाना है $24,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो थोड़ी उस हिसाब से फिर जी बढ़ जाएगी। तो लिविंग एक्सपेंस जो सा है ये सबसे बड़ा मैटर है जो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ऑफिसर चेक करता है। इवन कि अब आप यूनिवर्सिटीज़ भी आपकी चेक करती हैं कि आप हमें जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर कोई गैप ना हो, प्रॉपर एविडेंस हो कि पेमेंट कहाँ से आई आपके पास, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो से हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। उसमें आपसे वो आपके फादर के बिजनेस रिसोर्सेज रिक्वायर करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न रिक्वायर करेंगे, ये चीज़ें रिक्वायर करेंगे उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आपके पास ये चीज़ें जो सी हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए, तो आप उनके फाइनेंशियल मीट कर लेते हैं। आपके पास 1 साल का लिविंग एक्सपेंस आपने शो करवाना है और आपने जो उनको फ़ीस पे की है, 1 सेमेस्टर की फ़ीस की है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपने कोई इनिशियल डिपॉजिट पे किया है, तो रिमेनिंग जो आपका 1 साल का एक्सपेंस है वो और आपका लिविंग एक्सपेंस ये आपने प्लस करके आपने उनको शो करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का 20,000 ट्यूशन फ़ीस है पर ईयर, आपने 10,000 6 मंथ की पे कर दी, तो रिमेनिंग आपका 10,000 और 24,000 आपका लिविंग एक्सपेंस, तो 34,000 का आपने उनको प्रूफ देना है कि मेरे पास ये अमाउंट है, वो चाहे फादर के अकाउंट में हो या आपके अपने ज़ाती अकाउंट में, स्टूडेंट के अकाउंट में हो, तो आपने वो प्रूफ शो करवाना है कि ये अमाउंट आपके पास कहाँ से आई, और फिर आपने उनको ये एज आ बैंक स्टेटमेंट में आपने वो शो करवाना है। साथ में आपने बिज़नेस के प्रूफ आपने लगाने हैं और साथ में एंटीएन आपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह, टैक्स रिटर्न वगैरह साथ में लगानी है और आपने वीज़ा अप्लाई करना है। ये टैक्स रिटर्न का आमतौर पे हमने देखा है, क्योंकि जो टैक्स रिटर्न है उसमें ये जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी तो टैक्स रिटर्न बड़ी एक्यूरेट होती है। वो तो गवर्नमेंट जॉब है तो वो उसमें हर चीज़ उनकी आ रही होती है कि वो जो बाय द बुक ही चल रहे हैं। मगर जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिज़नेस कर रहा है बंदा,
उसकी टैक्स रिटर्न आम तौर पे मिसमैच करती है। उसकी जो आमदनी है वो डेफिनेटली ज़्यादा होती है, मगर वो जो हमारी टैक्स में जो हम शो करते हैं या बताते हैं गवर्नमेंट को, वो किसी और तरीके से वो बता रहे होते हैं। तो क्या ये पर्टिकुलरली जो वीज़ा ऑफिसर है ये उसको चेक करता है बैंक्स जो हमारी टैक्स रिटर्न है, या ये सिर्फ ऐसे ही खाना पूरी होती है कि भी ठीक है टैक्स रिटर्न आ जानी चाहिए? नहीं, वीज़ा ऑफिसर वो चीज़ें असेस करता है जो आप अपने एप्लीकेशन के साथ उनको सबमिट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वीज़ा ऑफिसर को बताया कि मेरी सालाना इनकम जो सी है वो 80 लाख है, तो आपने जो साथ में अपनी टैक्स रिटर्न शो करनी है वो प्रूफ उसको कर रही हो, मैच कर रही हो कि 80 लाख का ही एक्सपेंस है। मतलब वो मिसमैच नहीं करनी, मिस मैच नहीं करनी चाहिए वो। चाहे आपका बिजनेस इससे ज़्यादा हो, पाकिस्तान में आपकी सालाना इनकम जो सी है, टर्नओवर जो सा है वो 400 मिलियन का, 500 मिलियन का, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज अगर आप वीज़ा ऑफिसर को बता रहे हैं कि जी मेरा 8 मिलियन का सालाना है, तो आपके पास 8 मिलियन की वो टैक्स रिटर्न हो जाए। ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, मगर कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। आम तौर पर ये देखा हमने कि जो लोग गांव में होते हैं, उनकी ज़मीनें हैं, वो उनमें से बहुत से लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। पैसे उनके पास होते हैं मगर वो ज़ाहिर है कि उस चीज़ से नहीं। तो ये जो टैक्स रिटर्न है ये हर किसी को लगानी ज़रूरी है? नहीं, देखिए, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है और उसके पास लैंड है और वो कल्टीवेशन करता है या वो अपनी ज़मीन ठेके पर देता है, तो उसके पास उसके एविडेंस होने चाहिए। अगर वो ज़मीन है, उसके पास लैंड है, वो कल्टीवेशन उस पर करता है, तो उसकी पूरी एक वो अंडरटेकिंग बनाएगा कि मेरे इसके सालाना क्या टर्नओवर है, वो जमा करवाएगा। अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी, क्योंकि आजकल आपको पता है प्रॉपर्टी सारी ऑनलाइन है, जी बिल्कुल, उसकी वैल्यूएशन साथ में लगाएगा और उसके ऊपर कितनी उसको इनकम आती है वो साथ आपको सारी डिटेल में वो देनी पड़ती है, तो वो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब इसमें जो फाइनेंसेस जब हमने सेट करने हैं, जिस तरह यूके में आमतौर पे ये देखा गया है कि उसमें जो आपने जिस तरह पहले कहा कि वो जो आपके जो फ़ीस आपने दे दी है वो माइनस हो गई और लिविंग एक्सपेंसेस डाले आपने तो वो दिखा दी बैंक स्टेटमेंट, उसमें वो चल जाता है। इसमें भी ऐसे ही है? जी, इसमें भी ऐसे ही है। इसमें भी ऐसे ही है कि आपने उसको दिखाना है। अगर हम इसको देखें, ये जो एक्सपेंस जो होता है हमारी स्टडी के ऊपर, जिस तरह यूके में जो एक मास्टर डिग्री है वो आप 1 साल में करते हैं, यहाँ आप 2 साल में करते हैं, तो आपका लिविंग एक्सपेंस जो है वो थोड़ा डबल हो जाता है यहाँ पर। वहाँ पर ज़ाहिर आप 1 साल में करके फ़ारिग हो जाते हैं। तो इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है डिग्री जो हम यहाँ से करेंगे ऑस्ट्रेलिया से? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ना मास्टर्स 2 इयर्स के भी हैं और 1 ईयर के भी हैं। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट 1 ईयर का चूज़ करता है मास्टर प्रोग्राम या 2 इयर्स का चूज़ करता है। 1 ईयर में ये स्टूडेंट को थोड़ा पता है, उसको आइडिया होता है कि मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी स्टडी पे, तो मैं साथ में अपनी जॉब जो सी है उतनी टेंशन नहीं दे सकते स्टडी को, तो वो स्टूडेंट फिर इसलिए 2 इयर्स की तरफ जाता है। अदरवाइज़ 1 ईयर का भी अवेलेबल है। और दूसरा, यूके या जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो आफ्टर बैचलर या आफ्टर मास्टर देती हैं वो इतना लेंथन नहीं होता जितना ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया आपको 3 इयर्स 5 ईयर तक पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दे देता है। और दूसरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पार्ट टाइम जॉब है वो बहुत अच्छी है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, स्टूडेंट बहुत अच्छा अर्न कर लेता है कि अपनी जो रिमेनिंग फ़ीस है वो भी पूरी कर लेता है और साथ अपने आप को सेटल भी कर लेता है। इतने अच्छे वहाँ पे वो अर्निंग कर लेता है। तो वहाँ पर आप ज़ाहिर है कि आपको तो उनकी जो सिटीज़ हैं वहाँ पर उसके बारे में अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट जाते हैं वो कौन से सिटी को ज़्यादा प्रेफर करें तो वो उनके लिए सेटलमेंट आसान हो सकती है? देखिए, स्टूडेंट तो वैसे जो है ना, आपको पता है हमेशा से बड़ी सिटीज़ को हिट करते हैं, वो लाइक करते हैं बड़ी सिटीज़ में जाना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि स्टूडेंट हमारे पास आएँ उन एरियाज़ में जो अभी डेवलप हो रहे हैं, उनको वो रीजनल एरियाज़ का नाम देता है। जब रीजनल एरिया में आप स्टडी करते हैं तो आप, ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जब आपने अपनी सिटीज़नशिप की तरफ जाना है तो आप अगर रीजनल एरिया में 1 साल गुजारते हैं तो उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आप रीजनल एरिया में जॉब करते हैं 1 साल, उसका टैक्स पे करते हैं तो आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं। ये बहुत हेल्प आउट करता है आपको सिटीज़नशिप लेने में। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो स्टूडेंट को समझनी चाहिए जी कि जो बिग सिटी एक्सपोजर है वो अपनी जगह पर, मगर आपको इन द लॉन्ग रन
जो बेनिफिट है वो आपको रीजनल एरियाज में देखिए वहाँ पे आपको क्राउड ज़रा कम मिलेगा, लेकिन आपको सैलरी सेम मिलेगी। सैलरी सेम मिलेगी और आपकी लिविंग कॉस्ट कम होगी। जी, लिविंग कॉस्ट आपकी कम होगी और आपको सैलरी सेम मिलेगी। और दूसरा आप हैसल फ्री होंगे। बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हैसल, बेशक, क्योंकि अगर आप जिस तरह अगर हम पाकिस्तान में अगर हम बैठे हुए हैं, लाहौर बैठे हुए हैं, तो लाहौर में आपको यहाँ से अपने ऑफिस में आने का जो वक्त लगा है, यहाँ पर ट्रैफिक भी है और वहाँ यहाँ पर दीगर मसाइल भी हैं। मगर अगर आप यही जो है ये काम अगर हम किसी और सिटी में कर रहे हो जो अभी इतना डेवलप नहीं है वहाँ पर, क्योंकि सहूलत सब जगह एक ही तरह की होती हैं, तो वहाँ से आना जाना कम्यूट करना आपको बड़ा इजी होता है, इजी हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 1 ईयर में जो वीज़ा रिफ्यूज़ किए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उनके पास हाउसिंग क्राइसिस था। हाँ, बड़ी सिटीज़ में। सही बात है। बड़ी सिटीज़ में उनके पास हाउसेज नहीं थे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो लोग माइग्रेट होकर आ रहे थे। अब देखें, पाकिस्तान एक कंट्री नहीं है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे माइग्रेट होते हैं और सिर्फ स्टूडेंट नहीं माइग्रेट होते, इमिग्रेशन स्टूडेंट जाते हैं, हाईली स्किल्ड जाते हैं, स्किल्ड वर्कर जाते हैं। तो उनके लिए जो सा है हाउसिंग का प्रॉब्लम, और फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, तो हाउसिंग बहुत बड़ा एक इशू आ रहा था। तो इस वजह से उन्होंने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट एप्लीकेशन है उनको रिफ्यूज़ किया कि अपने इस क्राइसिस से वो बाहर आ जाएं। अब वो इस क्राइसिस से बाहर आए हैं, थोड़ी सी वो नई पॉलिसीज़ लेकर आए हैं ताकि वो स्टूडेंट वीज़े को ज़्यादा बेहतर स्मूथली तरीके से वो चला सकें। इसमें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में जो दीगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, माइग्रेंट्स के लिए। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी सर, आप बता रहे थे इसमें कि स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर, और ख़ास तौर पे अभी जो अपडेट्स जो नई आई हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी सी पॉलिसी में कोई तब्दीली की है, उसके बारे में ज़रा बताइए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 1 ईयर में ये पॉलिसीज़ जो सी अपडेट की हैं, उनको बहुत टाइम लग गया इसको अपडेट करने में। अच्छा, तो अब जो अपडेट किए हैं उसमें इन्होंने अपना लिविंग एक्सपेंस, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि वो 18,000 से बढ़ाकर इन्होंने 24,000 पर ईयर कर दिया। इसके साथ उन्होंने थोड़ा सा आइल्स को भी अपडेट किया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ पहले रिक्वायर कर रही थी 6 बैंड पे भी आपको एडमिशन दे रही थी, वो अब 6.5 बैंड पे आपको एडमिशन देंगे। अच्छा। जो कॉलेज आपको 5 बैंड पे एडमिशन दे रहा था वो अब 5.5 आपसे लेगा। अगर फ़र्ज़ करें आपका रिक्वायर्ड बैंड नहीं आ रहा तो आपका एली कॉस्ट जो सा है वो उसके वीक्स बढ़ जाएंगे। वो वीक्स बढ़ जाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ा है। नंबर 3, जो नई अपडेट आई है उसमें उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन, स्टूडेंट एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100% बढ़ा दी है। आप कह लें कि 700 एप्लीकेशन फ़ीस थी, अब वो बढ़ाकर उन्होंने $1,600 जो सी है वो कर दी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वो उन्होंने डबल से भी ज़्यादा कर दिया। असल में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहे थे और कुछ लोग, आपको पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये बहुत बड़ा एक बैकड्रॉ है कि लोग फेक स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हैं, फेक एप्लीकेशंस के साथ अप्लाई करते हैं। तो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन हो गई कि उनके पास उतने ज़्यादा वीज़ा ऑफिसर ही नहीं थे। तो वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, अब उनको रोकने के लिए भी उन्होंने ये एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ाई है कि जो फेक या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कल्प्रिट होगा, उसको आइडिया होगा कि मैं अगर अप्लाई करूँगा तो मेरा लॉस बहुत ज़्यादा है, तो वो डरेगा अप्लाई करने से। तो इस वजह से उन्होंने उस फीस को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन अब इसके साथ साथ जो स्टूडेंट लास्ट 1 ईयर से वेट कर रहे थे कि पॉलिसी अच्छी आए तो हम लोग वीज़ा अप्लाई करें, तो अब पॉलिसी बेहतर हो गई है। अब वीज़ा की रेशियो भी उतनी ज़्यादा बेहतर हो गई है। जी सही। अभी जो स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद हैं, एक तो वो हैं, एक वो जो जाना चाहते हैं, मगर बात ये है कि जो वहाँ मौजूद है और जाना चाहता है वापस नहीं आना चाहता। जो भी जहाँ जाएगा वापस नहीं आना उसकी ख्वाहिश यही है जी कि मैं अब आ गया हूँ तो मैं इधर ही रुक। देखिए, उसमें बहुत सी वजह हैं उनके वहाँ पर रुकने की। एक सबसे बड़ा तो देखें, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। आपको पाकिस्तान में वो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं मिलता। आपको वहाँ पे ये डर नहीं है कि मैं, जैसे हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लाइट चली जाएगी, ये इशू नहीं है वहाँ पर। ठीक है, फिर वहाँ पे टैक्सेस देने हैं और सब ने देने हैं, और उनको पता है कि उस टैक्सेस के हमें बेनिफिट बहुत मिलेंगे। जी बिल्कुल। इन द एंड आपके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन फ्री है।
आपका मेडिकल फ्री है, पेंशन मिलती है। आपको कुछ भी परेशानी आ जाए, आप अपने जो उनका इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है आप उससे कांटेक्ट करते हैं, वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करती हैं। सही। यहाँ पे ये बहुत बड़े इश्यूज हैं कि आपकी कोई बात नहीं सुनता। वहाँ पे आप पुलिस वाला आपसे डरता है कि मैं किसी इनोसेंट बंदे को मैं हरासा ना कर दूं। यहाँ पे तो इनोसेंट बंदा पुलिस से डरता है कि ये मुझे हरासा भी करेगा और मारेगा भी। तो ये बहुत बड़े इशू हैं जो यंगस्टर जब वहाँ पे जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमने वापस नहीं आना, हमने वहाँ पे सेटल्ड होना है। और कुछ ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जाते हैं, अपनी एजुकेशन मुकम्मल करते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर वो कुछ अपने बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। तो और फिर ये है कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है आपका फॉरेन फंडिंग का कि आप वहाँ पे जाते हैं, आप अर्न करते हैं और पाकिस्तान भिजवाते हैं। तो इस सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, बहुत सी ज़रूरत है। जैसे इंडिया अपने स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प आउट करता है। अच्छा। उनके मिनिस्टर जो से हैं वो इनकी गवर्नमेंट से बात करते हैं, कोई वीज़े में प्रॉब्लम्स आ जाएं, कोई इश्यूज़ आ जाएं एप्लीकेशंस में, तो वो जाते हैं उनकी यूनिवर्सिटी से बात करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें। हमारे मिनिस्टर्स या हमारी गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप नहीं लेती। इसमें बहुत जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का इशू होता है, वीज़ा क्योंकि ज़ाहिर है कि ये तो एक हकीकत है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं, अपनी एप्लीकेशन को उस वीज़ा ऑफिसर के जिसने आपके एप्लीकेशन को देखना है, वो उसको हाँ करे या वो ना करे, तो वो उसकी अपनी, तो ये उसकी डिस्क्रिशन भी हो सकती है वीज़ा ऑफिसर की कि वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे, या जो पॉइंट्स बने हुए हैं वो उन पॉइंट्स पर वीज़ा देने के लिए पाबंद है कि वो अगर पॉइंट्स पूरे हैं तो वीज़ा मिलेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। वीज़ा ऑफिसर के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी, उसके पास राइट होते हैं वीज़ा का रिफ्यूज़ करने के भी। तो वो प्रॉपर उसको थॉरली एप्लीकेशन को चेक करता है। अगर उसको महसूस हो रहा होता है कि ये स्टूडेंट वापस नहीं जाएगा स्टडी के बाद, या उसको लग रहा है कि ये स्टूडेंट जो सा है ये स्टडी के लिए नहीं आ रहा, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आ रहा है, इसकी टेंशन स्टडी की नहीं है, तो वो उस वजह से भी रिफ्यूज़ कर सकता है। और वो प्रॉपर उसके अंदर मेंशन करता है कि मैंने इसको क्यों रिफ्यूज़ किया। अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट ने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मुकम्मल लगाए और वो मेंशन कर दे जी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं साथ या फ़लाँ एविडेंस नहीं है, जबकि वो साथ में हो, तो आप उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। हाँ जी, अपील का राइट होता है। और दूसरा ये कि फिर वहाँ पे कोर्ट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट की अपील की हियरिंग होती है, तो आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वीज़ा ऑफिसर आपको बाइस्ड बन के रिफ्यूज़ कर दे। मतलब इस तरह से नहीं है कि वो आंखें बंद करके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे, उसको प्रॉपर जो रीजंस हैं वो देनी पड़ती हैं। ये जेन्युइन स्टूडेंट रूल्स भी हैं कि भी आप जो है वो जेन्युइन नहीं लग रहे हैं, आपका जो आपकी एप्लीकेशन को देखते हुए जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये किस तरह से वो हिसाब लगा लेता है कि जी ये हमारा जो स्टूडेंट है ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। देखिए वो असेसमेंट बेस होती है, वीज़ा ऑफिसर असेसमेंट करता है, फिर उसके पास ये जो पावर है ना कि वो स्टूडेंट को इस बात पर रिफ्यूज़ कर दे कि आप वापस नहीं जाओगे अपनी स्टडी के बाद, तो मैं इसलिए आपको रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी उसके पास पावर है। तो वो किसी भी स्टूडेंट पे वो लगा सकता है। तो वीज़ा ऑफिसर नॉर्मली ये तब लगाते हैं जब उनको उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हो कि आपने इतने वीज़े इशू करने हैं, उसमें से आपने उन स्टूडेंट्स को देना है जो बहुत ही क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनकी एप्लीकेशन परफेक्ट है, जिनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह परफेक्ट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, एविडेंस बड़े स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन बैकग्राउंड जो सा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आइल्स उसका बहुत अच्छा है, तो वो नॉर्मली उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मतलब वो स्टूडेंट्स जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से उन्होंने की होती है, अपने फाइनेंसेस उनको दिखाए होते हैं सारे, और वो एडमिशन भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर है तो उसमें आमतौर पर वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता होने के चांसेस। अगर वो एडमिशन उसका किसी प्राइवेट कॉलेज में है, प्राइवेट कॉलेज सस्ता है, उसकी फ़ीस ज़रा कम होती है, तो उसमें वीज़ा के चांसेस यूनिवर्सिटी से देखिए उसमें डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो सी है वो साथ में कैसे लगा रहे हैं, जिसके अंदर आपने डिस्क्राइब करना है कि मैं क्यों इस कॉलेज को मैंने चूज़ किया। आप डेफिनेटली देखें ना, आपने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट को चूज़ किया जबकि आपके पास एक अच्छे हायर एजुकेशन का भी ऑप्शन था, लेकिन आपने इसको चूज़ किया, तो आपको फिर बताना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर को मैंने ये क्यों चूज़ किया, मुझे इसके क्या
एडवांटेज थे इसको चूज़ करने के और क्या डिसएडवांटेज थे कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ को चूज नहीं किया, फॉलो नहीं किया। तो आपको उसको वीज़ा ऑफिसर को अपनी SOP के अंदर उसको आपको कायल करना पड़ेगा कि मेरे ये रीज़न थे तो इस वजह से मैंने किया। वो वीज़ा ऑफिसर आपकी SOP को बहुत फोकस करता है। अच्छा। वो उसकी पूरी थॉरली स्टडी करता है कि आपने रीजंस क्या प्रोवाइड किए हैं। तो अगर वो रीज़न जेन्युइन होती हैं, प्रॉपर होती हैं, तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। अगर उसको लगता है कि नहीं भाई ये स्टूडेंट मुझे नहीं कायल कर सका तो वो फिर उसको रिफ्यूज़ कर देता है। अच्छा, इसमें अगर हम रेशो की बात करते हैं, वीज़ा मिलने की जो रेशो है उसमें गवर्नमेंट की यानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो इनमें क्या रेशो आपने देखी है कि उनको फॉर एग्जाम्पल 10 वीज़ा अप्लाई होते हैं, 10 में से जो कुछ जो हैं वो उधर के हैं, अगर आप लगा लें कि 5 जो वीज़ाज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के हैं और 3 जो हैं वो उसके हैं जो टैफ हैं और 2 जो हैं वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं अगर उनके हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादा जो हैं वो तो अप्लाई हो ही वो रहे हैं जो गवर्नमेंट के हैं। तो फिर इस तरह का अगर हम रेशो निकालते हैं तो गवर्नमेंट के ही ज़्यादा लोग जो हैं वो जाते हैं। अगर हम बात करें कपल ऑफ ईयर्स बैक तो जो रेशो थी वीज़ा की वो ऑलमोस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो 100% थी, 100% थी। लेकिन अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट या टैफ या हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ किसी का भी फ़िलहाल आप जो क्राइटेरिया आप ये नहीं कह सकते कि 100% है, 50-50% वीज़ा रेशो है। अभी अगर हम वीज़ा अप्लाई करते हैं चाहे प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज़ का हो तो हमें कोई यकीन नहीं है कि वीज़ा मिलेगा। हमें यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस जोन सी है वो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ को करें। लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा रेशो अभी भी 70-80% अप्रूवल है। और फिर लेवल 2 के जो हायर एजुकेशन जैसे हायर यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट लेवल 2 के हैं फिर आप उनको फोकस करें तो उनमें फिर वीज़ा रेशो आपकी अच्छी आती है। अच्छी है जी, ठीक है। इसमें एक तो अभी हमें देखा था कि उन्होंने कुछ कैप करने के बारे में बात की है कि शायद वो जो एडमिशन्स हैं या वीज़ाज़ हैं उनको कैप, ये अभी उनकी बात जी अभी ये सजेशन है कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कैप लगा दें और जो वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर भी कैप लगा दें कि वो इतने स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई इनकी, तो इन फ्यूचर देखें कि इस पे क्या वो अगला स्टेप लेते हैं। उनकी गवर्नमेंट भी चेंज होने वाली है तो फिर जो नए मिनिस्टर आते हैं वो क्या करते हैं और जो नया इमिग्रेशन का मिनिस्टर है अभी इसके ऊपर जो उनके लोकल जो न्यूज़ चैनल हैं और लोकल जो ऑथर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लिखा है, आर्टिकल्स लिखे हैं कि हम लोग अपना जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है हम उसको लूज़ कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट इतनी रिस्ट्रिक्शन की वजह से दूसरी कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहा है जिनकी वीज़ा पॉलिसीज़ अच्छी हैं। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है। तो इन फ्यूचर आई होप कि हमारी जो वीज़ा पॉलिसी है ऑस्ट्रेलिया की वो बेहतर हो जाए। बहुत सी बातें हमने की हैं और बहुत सी रह गई हैं जिनमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और माइग्रेट करने के लिए डिफरेंट किस्म की जो स्किल्स हैं वो अगर आपके पास हैं, लोअर स्किल्ड हैं या आप हाईली स्किल्ड हैं, उन पर दोबारा किसी वक्त किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। एक चीज़ ये कि हमें बहुत से लोग फ़ोन कॉल्स आती हैं और हम ये चाहेंगे कि आप हमें फ़ोन कॉल्स करें और पूछें, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके हमें फ़ोन कॉल्स आएंगी उनके लिए ये ऑफ़र है कि अगर वो अपना एडमिशन या कोई भी ऐसा कोई अपना केस प्रोसेस करवाएंगे तो उनको या तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो करेंगे, और अगर उसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व हुई भी तो उसको भी हम मिनिमाइज़ कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।